आज के डीप डाइव में सबका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं जो चतुर्थ समुल्लास से लिया गया है। जी हाँ, सत्यार्थ प्रकाश का ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये स्रोत मतलब प्राचीन भारतीय समाज में विवाह और गृहस्थ जीवन से जुड़े कुछ खास नियमों और विचारों पर रोशनी डालता है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन क्या है आज? ये समझना कि इस स्रोत के मुताबिक जीवन साथी चुनते वक्त नजदीकी और दूरी वाले रिश्तों को लेकर क्या तर्क दिए गए हैं, क्यों कुछ रिश्ते ठीक माने गए, क्यों कुछ नहीं। हाँ, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पता लगाते हैं फिर। बिल्कुल। तो देखिए, स्रोत इसकी शुरुआत करता है समावर्तन संस्कार से। अच्छा, समावर्तन। हाँ, मतलब जब गुरुकुल में वेदों का अध्ययन पूरा हो जाता है, चाहे एक वेद पढ़ा हो या चारों, तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए फिर गुरु की आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की ये प्रक्रिया है। ठीक है। और इसकी ठीक बाद ही विवाह से जुड़े नियम बताए गए। अच्छा, तो जैसे ही पढ़ाई पूरी हुई, गृहस्थी की बात शुरू, तो विवाह के लिए सबसे बुनियादी, सबसे मुख्य नियम क्या बताया गया इसमें? हाँ, तो सबसे मुख्य नियम ये है कि जो कन्या है वो न तो माता के कुल की 6 पीढ़ियों के अंदर होनी चाहिए। 6 पीढ़ी माता की तरफ से? जी, और न ही पिता के गोत्र की होनी चाहिए। अच्छा, पिता का गोत्र और माता की 6 पीढ़ी। इसके पीछे तर्क क्या दिया है? बड़ा दिलचस्प तर्क है। स्रोत कहता है कि जो चीज या व्यक्ति दूर होता है ना, हाँ, उसमें आकर्षण ज्यादा महसूस होता है। अच्छा। जैसे उदाहरण दिया है मिश्री का। अगर मिश्री के गुणों के बारे में सिर्फ सुना है, चखा नहीं है, हाँ, तो मन में उसे चखने की इच्छा बनी रहती है। यानी जो परोक्ष है, जो सामने नहीं है, उसके प्रति प्रीति ज्यादा होती है। हाँ, ये तो कुछ दूर के ढोल सुहावने वाली बात लग रही है। तो मतलब श्रुत ये कह रहा है कि व्यक्तिगत जान पहचान से ज्यादा अहमियत कुल और गोत्र की दूरी को दी जानी चाहिए। एक तरह से हाँ। तो क्या नजदीकी विवाह के कुछ नुकसान भी बताए हैं अगर पास में शादी हो तो? हाँ, बिल्कुल बताए हैं। कई कारण गिनाए गए हैं। पहला तो यही है कि जो लोग बचपन से साथ खेले कूदे हैं, लड़े झगड़े हैं, हाँ, रोजगार उठना बैठना, बिल्कुल एक दूसरे के सारे गुण दोष जानते हैं, बचपन के व्यवहार से परिचित हैं। यहाँ तक कि स्रोत कहता है एक दूसरे को नग्न अवस्था में भी देखा होता है बचपन में। तो उनमें विवाह होने पर वो गहरा प्रेम और वो आकर्षण नहीं पनप पाता। वो परोक्ष वाली बात, वो रहस्य, वो खत्म हो जाता है। समझ गया। तो एक वजह तो हुई आपसी जान पहचान और आकर्षण की कमी। क्या स्रोत कोई और वजह भी बताता है इसके पीछे? जी हाँ, एक और महत्वपूर्ण तर्क दिया गया है। वो कहते हैं कि जैसे पानी में सिर्फ पानी मिलाने से कोई नया या विशेष गुण पैदा नहीं होता, ठीक है, वैसे ही एक ही गोत्र या बहुत नजदीकी कुल में विवाह करने से धातुओं का सही आदान प्रदान नहीं होता। धातुओं का मतलब? इसे है जेनेटिक्स की तरह समझ लीजिए शायद। अच्छा, गुणों का आदान प्रदान। हाँ। तो इस एकरूपता के कारण उन्नति या सुधार की गुंजाइश कम हो जाती है। वो विविधता नहीं आ पाती। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई नजदीकी विवाह की कमियां। अब इसके उलट देखे तो दूर विवाह के क्या फायदे बताए गए हैं? हाँ, तो फायदे भी गिनाए हैं। स्रोत कहता है कि जैसे दूध में मिश्री या कोई गुणकारी औषधि मिला दें तो उसके गुण बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, वो और उत्तम हो जाता है। हाँ बिल्कुल। ठीक वैसे ही अलग अलग गोत्र और दूर के कुल के स्त्री पुरुष का विवाह उत्तम होता है, बेहतर माना गया है। अच्छा, यहाँ तक कि स्वास्थ्य के नजरिए से भी इसे अच्छा बताया है। जैसे कहते हैं ना, कभी कभी जगह बदलने से, हवा पानी बदलने से बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाता है। हाँ, होता है ऐसा। वैसे ही दूर देशों में विवाह करने में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरी बताई गई है। ये एक अलग पहलू है स्वास्थ्य का। और क्या फायदे? इसके अलावा एक और बात कही गई है कि दूर विवाह होने से प्रेम का बंधन, वो जो डोरी है, वो ज्यादा मजबूत और लंबी होती है। अच्छा, ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि रोज की छोटी मोटी बातों का, सुख दुख का सीधा असर नहीं पड़ता, जबकि पास के रिश्तों में रोजमर्रा की चीजें, मनमुटाव या आपसी विरोध की संभावना भी बढ़ जाती है। ये भी एक पॉइंट है। और एक और फायदा ये बताया है कि दूर विवाह से अलग अलग जगहों के रीति रिवाजों और वस्तुओं का, चीजों का आदान प्रदान भी आसानी से होता है। हाँ, कल्चरल एक्सचेंज जैसा। बिल्कुल, जो पास के विवाह में शायद उतना संभव न हो। इसी सिलसिले में मुझे याद आ रहा है, यास्क मुनि का भी जिक्र आता है ना? उन्होंने क्या कहा इस बारे में? हाँ, बिल्कुल। यास्क मुनि के निरुक्त का हवाला दिया गया है। निरुक्त का? हाँ, उसके अनुसार दुहिता यानी पुत्री, बेटी, इस शब्द का एक अर्थ ही है दूरे हिता। दूरे हिता? हाँ, मतलब जिसका दूर विवाह होना ही हितकर या फायदेमंद हो। ये शब्द की व्युत्पत्ति में ही छिपा है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। और स्रोत कुछ और व्यवहारिक दिक्कतें भी बताता है नजदीकी विवाह की। अच्छा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि हाँ,
जैसे मान लीजिए कन्या के पिता का परिवार थोड़ा आर्थिक रूप से कमजोर है, तो पास में विवाह होने पर उसके बार बार मायके आने जाने से उन पर बोझ बढ़ सकता है। ये तो हो सकता है। और एक बात ये भी कही है कि नजदीकी रिश्ता होने पर, मतलब पास में ही ससुराल और मायका होने पर, दोनों पक्षों को अपने अपने कुल के सहारे का एक तरह का घमंड हो सकता है। अच्छा, ईगो क्लैश जैसा, हाँ, कुछ वैसा ही कि जरा सी भी अनबन हुई तो स्त्री तुरंत मायके जा सकती है क्योंकि पास ही तो है। हाँ, और फिर एक दूसरे की निंदा और विरोध बढ़ सकता है। स्रोत ये भी कहता है कि स्त्रियों का स्वभाव तीक्ष्ण और मृदु दोनों तरह का होता है, तो ऐसी स्थिति जल्दी बन सकती है पास के रिश्तों में। अच्छा, तो मतलब रिश्तों में एक स्वस्थ दूरी बनाए रखने की बात कही जा रही है इन तर्कों के जरिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का निचोड़ यही निकलता है कि पिता के गोत्र में माता की 6 पीढ़ियों के अंदर और बहुत नजदीकी स्थान पर विवाह करना इन सब कारणों से उचित नहीं माना गया है। तो इस डीप डाइव से हमने ये समझा कि चतुर्थ समोल्लास विवाह में दूरी को सिर्फ भौगोलिक तौर पर नहीं देख रहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसे रिश्तों में मजबूती लाने, विविधता लाने और आपसी सम्मान बनाए रखने का एक तरीका मान रहा है। सही। ये एक तरह से नजदीकी से पैदा होने वाली जो संभावित सामाजिक और भावनात्मक उलझने हैं, उनसे बचने का सुझाव देता है। हाँ, बिल्कुल यही बात है। और यहाँ एक सोचने लायक सवाल ये भी उठता है कि साथी चुनने में सामाजिक और पारिवारिक दूरी को लेकर दिए गए ये जो प्राचीन तर्क हैं, ये आज के आधुनिक समाज में कितने प्रासंगिक लगते हैं। हाँ, जहां व्यक्तिगत पसंद, आपसी समझ, कंपैटिबिलिटी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। बिल्कुल, उस दौर में ये तर्क कितने फिट बैठते हैं या शायद कुछ विरोधाभासी लगते हैं। सही कहा, इस पे वाकई सोचा जा सकता है।